नमस्कार, मैं रवीश कुमार। घोटाला एक ही है, दिल्ली की शराब नीति का। जिस साउथ ग्रुप के हवाले से कथित रूप से 100 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप हैं और जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में उनके पहले से यानी 15 मार्च को गिरफ्तार के कविता को 9 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि उन्हें अब और हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। कविता के वकील इस आधार पर जमानत मांग रहे थे कि उनके बेटे की बोर्ड परीक्षा है। के कविता ने कोर्ट जाने के समय कहा कि यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का है। उन पर आरोप लगाने वाला एक आरोपी बीजेपी में शामिल हो गया है, एक को बीजेपी से टिकट मिलने वाला है और एक बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। इस मामले में सरकारी गवाह बनाए गए अरबिंदो फार्मा के निदेशक रहे पी शरद चंद्र रेड्डी को पीठ दर्द के कारण जमानत मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीठ दर्द के नाम पर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती, मगर इस केस में जमानत मिल गई। अगर आप जमानत के मामलों में पीठ दर्द की मेडिकल रिपोर्ट के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कई दिलचस्प जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जर्मनी के बाद अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नजर रख रहा है। हम चाहेंगे कि इस केस में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। इससे पहले जर्मन विदेश विभाग के प्रवक्ता ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर भारत सरकार ने जर्मन दूतावास के डिप्टी मिशन हेड को बुलाकर चेतावनी दे डाली कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए, इस बात को केवल एक आदमी अच्छे से आपको समझा सकता है, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल के पीछे भी ईडी पड़ी रही। हालांकि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। अजीत पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जिनका उदाहरण देकर आपको समझाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों जेल में हैं, लेकिन नवीन जिंदल का मामला जरा ताजा है। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे कि गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितना खर्च किया, चुनाव आयोग ने कितना पैसा उस चुनाव के दौरान पकड़ा था, लेकिन आपके कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री के निवास का घेराव नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज ये हाल किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस ले गई और इन्हें प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने नहीं दिया गया। भयभीत कर देने वाले इस समय में आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध किए जा रहे हैं। पुलिस बस में भरकर ले जा रही है, तब भी नारे लगा रहे हैं। ईडी के द्वारा अपने नेता की गिरफ्तारी पर ऐसा प्रदर्शन किसी भी दल के कार्यकर्ता ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री के निवास का घेराव करने का ऐलान किया था। आप कार्यकर्ता लोक कल्याण मार्ग तक ना पहुंच सके, इसके लिए कई जगहों पर मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए। पटेल चौक पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी गाड़ी के रुकने या पार्क करने पर रोक लगा दी। इन सभी मार्गों का संबंध उस लोक कल्याण मार्ग से है जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना था। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है और इस लाइन पर गोदी मीडिया में बहस जारी है, लेकिन गोदी मीडिया में नवीन जिंदल को लेकर बीजेपी से कोई सवाल पूछा जा रहा है या नहीं, ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर कोई बहस हो रही है या नहीं, आप इसका जवाब जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए, यह काम गंभीरता का है। इस देश की डेमोक्रेसी की रील बन गई है और उस रील का रेल मत बनाइए। ईडी जेल फैक्ट्री बन गई है उन नेताओं के लिए जो किसी भी तरह से बीजेपी के लिए चुनौती हैं, और ईडी एंट्री गेट बन गई है उनके लिए जिन्हें धकियाकर बीजेपी में लाया जाता है या लाना होता है।
जिस व्यक्ति को खुद नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में कोयला चोर कहा था, आज उस व्यक्ति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। ईडी ने जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की हो, कई बार छापेमारी की हो, वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने आ रहा है। तो आप जरा स्वागत देखिए और नारों में जय श्री राम के नारे सुनिए। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ दिन पहले तक इसी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, अब मुख्यमंत्री हैं, सीट खाली हुई है तो कांग्रेस से नवीन जिंदल को लाया गया है। 10 साल से नरेंद्र मोदी का बीजेपी और देश की राजनीति में जलवा है, मगर इस 10 साल में इस पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं। हालत यह है कि उस आदमी को लाकर टिकट दिया गया जिसे बीजेपी 2013 से ही चोर कहती रही है। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर, उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं। तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया ऐसा सरकार बताती है और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहां छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच बाहर नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने लंबे समय से ईडी पड़ी हो और वह व्यक्ति अचानक एक सुबह बीजेपी में आ जाए और उसे टिकट भी मिल जाए, इस पर हैरानी केवल उन्हीं को नहीं होगी जिन्होंने कसम खा ली है कि इस देश की संस्थाओं के इस्तेमाल से इस खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देना है। 24 मार्च को नवीन जिंदल शाम 8:30 बजे ट्वीट करते हैं कि मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व किया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस ट्वीट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से जोड़ देते हैं, यानी लगता है पार्टी अध्यक्ष को भी जानकारी ट्विटर से ही दी गई होगी। इस ट्वीट के ठीक 10 मिनट बाद भाजपा के ट्विटर हैंडल पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है जहां जिंदल भाजपा में शामिल होते हैं। क्या ऐसा रहा होगा कि जिंदल भाजपा के दरवाजे पर पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष को ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। जिस कारोबार को लेकर उनके पीछे इतनी एजेंसियां लगाई गईं, उसकी तारीफ अब होने लगती है कि बहुत बड़े व्यवसायी हैं। कुछ देर के बाद उन्हें टिकट मिलने की घोषणा होती है। रात 12 बजे से पहले ही टीवी चैनलों पर नवीन जिंदल की बाइट चलने लग जाती है कि टिकट मिल गया है और मैं धन्यवाद करता हूं। अगले दिन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर दी। नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही है और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है। और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरे दल करें तो समझ में आता है, मगर राष्ट्रवाद, धर्म, राम राज्य की राजनीति करने वाली पार्टी राजनीति की उन्हीं अनैतिकताओं और गंदगी को समेटकर ललाट पर लगा ले, इसे कैसे समझा जाए? बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए कि जनता होश में नहीं है? उसने गलत को गले लगाने का संकल्प ले लिया है। गोदी मीडिया जनता को याद भी नहीं दिलाएगा। खबरों से ये सब सवाल गायब हो जाएंगे और आप कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा घोटाला है कि जिस पर घोटाले का आरोप लगाया गया, जिस पर 2015 से 2022 तक ईडी छापे मारती रही, उससे चंदा भी लिया गया और उसे अपनी पार्टी में भी ले लिया गया और टिकट भी दे दिया गया। सितंबर में जारी किया गया यह विज्ञापन बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अभी भी है। कोयला घोटाले को लेकर बीजेपी 24 के चुनाव में वोटर को याद दिलाना चाहती है और उसी घोटाले के एक आरोपी नवीन जिंदल को अपनी पार्टी में ले आती है। इस तस्वीर को देखिए। कर्नाटका के जनार्दन रेड्डी अमित शाह से मुलाकात कर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर रहे हैं। जनार्दन रेड्डी पर सीबीआई के 9 मामले लंबित हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ 5 साल में अवैध खनन के इतने मामले दर्ज हों, उसे अमित शाह बीजेपी में क्यों ले रहे हैं? रेड्डी ने अपने बयान में कहा है कि वे अमित शाह को बाहर से समर्थन देना चाहते थे, लेकिन अमित शाह की इच्छा थी कि मर्जर किया जाए। जनार्दन रेड्डी के मामले का संबंध सीधे सीधे कोयला घोटाले और ईडी से नहीं है, लेकिन इस मामले में भी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता दांव पर है। बीजेपी विरोधी दल के नेताओं से कहती है जांच एजेंसियों पर भरोसा कीजिए और कोर्ट के आदेश का इंतजार, मगर बीजेपी खुद जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद भी कई नेताओं को अपनी पार्टी और पाले में ले आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक तरफ नवीन जिंदल का बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं और केजरीवाल से कह रहे हैं कोर्ट में साबित करें, अगर गलत नहीं किया है तो अदालत का सामना करें। इसका मतलब तो यही हुआ कि जेल में रहे। यही बात नवीन जिंदल और जनार्दन रेड्डी पर क्यों नहीं लागू हो सकती? आज नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो जोश जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सेम कहावत ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और उन्होंने जिस प्रकार का मंच से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैक पिछले दरवाजे से नीतियाँ बना करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कि अगर जो पैसा आया है वो तो बताना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से आया है। अगर नहीं बता सकते तो फिर ईडी तो कार्रवाई करेगी, परंतु इस प्रकार की जो ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी और आगे भी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई करती थी। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अलग वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम करती है उसके अंदर। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की बात थी, आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने जो गाली भी देते थे और गले भी लगा रहे हैं, ये नीति हमें यहाँ दिखाई दी है। अगर आप लोग देखेंगे
इनको लगातार गाली देने का काम भी केजरीवाल ने किया है और फिर गले लगाने का काम भी सबसे पहले आकर के ये केजरीवाल इस घमंडिया गठबंधन के साथ आया है। नवीन जिंदल का बीजेपी में शामिल होना किसी भी नेता का अपनी पार्टी से झोला लेकर बीजेपी में चले आना नहीं है। ठीक 1 साल पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट की, आप ध्यान से सुनिए, पता चलेगा कि इन लोगों के तार कहां कहां जुड़े होते हैं। भारत का लोकतंत्र चाहे कांग्रेस के भीतर के ऐसे उम्मीदवार हो या बीजेपी के इन जैसों के हाथों खिलौना बनकर रह गया है। आप जनता 5 किलो फ्री अनाज पर खुश हुए जा रहे हैं, यहां इस तरह के खेल रचे जा रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार श्री गिरिजेश जलिहल और कुमार संभव की मार्च 2023 की एक रिपोर्ट है जिसकी याद दिलाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों को निरस्त कर दिया। इसमें जिंदल समूह के 9 ब्लॉक में माइनिंग करने का जो ठेका मिला था वो निरस्त कर दिया गया। लाइसेंस क्यों रद्द हुआ? क्योंकि राज्य सरकार की कंपनियों को खदान मिलता था, वो कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को गुप्त रूप से ठेके पर दे देती थीं और मुनाफा सरकार को नहीं प्राइवेट कंपनियों को हो जाता था। मतलब यही आरोप हुआ कि ये कंपनियां राज्य सरकारों को चूना लगाने में उसी के साथ मिलकर खेल खेल रही थीं। इस रिपोर्ट में एक और रहस्यमयी चीज मिलती है। जिंदल के खदान का लाइसेंस तो रद्द हो गया, मगर 2008 में अदानी समूह को मिले ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जाता है। अदानी समूह के लिए मोदी सरकार नियमों में एक अपवाद के सहारे छूट देती है और अदानी समूह कोयला निकालता रहता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कई दस्तावेज खंगाले हैं, उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने अकेले अदानी समूह के लिए यह छूट क्यों दी है, जबकि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार में आते ही सारे खदानों की फिर से नीलामी की जाएगी और सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नई सरकार में भी निजी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बिडिंग की प्रक्रिया से छूट मिलती रही, यानी टेंडर में कोई दूसरी कंपनी ना हो इसका किसी प्रकार से इंतजाम कर दिया जाता होगा ताकि पसंद की कंपनी को ठेका मिल जाए। ऐसे राजनीतिक आरोप भी लगे हैं। अब आपको समझ में आया, जिसे कोयला चोर कहा वो आज बीजेपी में क्यों है और उसे भी बीजेपी में होने से दिक्कत क्यों नहीं है। क्योंकि यह मामला राजनीति और जनता की सेवा का नहीं है, पैसे और धंधे का है। अगर अरविंद केजरीवाल नवीन जिंदल की तरह अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देते या अपनी पार्टी छोड़कर खुद बीजेपी में चले जाते तो आज ईडी उन्हें जेल नहीं भेजती। अगर ईडी की कार्रवाई को बीजेपी इतना ही विश्वसनीय और पवित्र मानती है तो उसे बताना चाहिए कि ईडी की कार्रवाई और चार्जशीट का सामना कर रहे नवीन जिंदल को उसने अपनी पार्टी में क्यों लिया, टिकट क्यों दिया। क्या इसके लिए ईडी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इसके लिए बीजेपी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? केजरीवाल की गिरफ्तारी और नवीन जिंदल के बीजेपी में स्वागत के बीच कोई 10 साल का अंतर नहीं है। जनता भूल जाए ऐसा भी नहीं है। 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और 3 दिनों के बाद 24 मार्च को नवीन जिंदल बीजेपी में चले आते हैं। यह है ईडी का कमाल। उस समय का कमाल है जब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी थी और बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के आरोप पत्रों को कोर्ट के जजमेंट की तरह जनता के बीच उछाल रहे थे। उसी बीजेपी के नेता ईडी के चार्जशीट के बाद भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे नवीन जिंदल का स्वागत कर रहे हैं। आप बताइए इसे कैसे देखना चाहते हैं या इसे देखना ही नहीं चाहते हैं? कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं।
विजय नायर के माध्यम से ये मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई? काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। 10 साल के अंतर में यह नौटंकी हो रही है। ईडी के मामले में कोई बरी नहीं हुआ है, मगर एक जेल में है और एक बीजेपी में। 11 साल पहले इसी बीजेपी ने नवीन जिंदल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। तब वे कोयला घोटालों के आरोपी थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग बीजेपी कर रही थी। आज वही बीजेपी के कार्यकर्ता उसी नवीन जिंदल को लेकर कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के समय से ही यह थ्योरी चलाई जाने लगी कि बीजेपी को 400 सीटें आ रही हैं। इस तरह से मीडिया राग अलापने लगा जैसे चुनाव आयोग ने रिजल्ट तैयार कर लिया है, बस छापने की नौटंकी बाकी है। गोदी मीडिया पूरे चुनाव को ड्रामा बना देता है और आप तमाशा समझकर टीवी पर देखने लग जाते हैं। मतलब और कितने हजार तरीके से आपको समझाया जाए कि गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का गला रेत रहा है। आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया नहीं देखेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? क्या इतना जरूरी है झूठ और फ्रॉड देखना? यह कैसे संभव है और इसे किस तरह से समझाया जाए कि कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में 2018 में ईडी नवीन जिंदल और 14 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है, वो अब बीजेपी में हैं। अमरकोंडा मुर्गा दंगल में कोल ब्लॉक के आवंटन का मामला था। नवीन जिंदल को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया जाता है। ईडी की ओर से कहा गया, जिंदल स्टील ने मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ मिलकर कोल आवंटन की स्क्रीनिंग कमेटी पर प्रभाव डाला। 2 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगा। इस केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2018 में नवीन जिंदल को जमानत दे दी। बाद में ट्रायल हुई और जुलाई 2019 में आरोप तय हो गए। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगा। इसके अलावा अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा के एक मामले में नवीन जिंदल के घर पर, दफ्तर पर ईडी के छापे पड़े। रेड पड़ने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत बीजेडी को 100 करोड़ का चंदा भी देते हैं। कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे, उसे भी 20 करोड़ का चंदा देते हैं। 1.5 साल बाद नवंबर 2023 में नवीन जिंदल बीजेपी को 3 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं और बीजेपी पैसे ले लेती है। जिंदल समूह की कंपनियों ने 2019 से भाजपा को कुल 72.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। नवीन जिंदल 2 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे। 2014 के चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गए। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, मगर कांग्रेस में रहे। इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में चले गए। ये चिंतामणि महाराज हैं। बीजेपी ने इन्हें छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। पिछले साल तक ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे, फिर कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ईडी 3 साल से इनके खिलाफ जांच कर रही थी। कोयला लेवी स्कैम में इनका भी नाम आ रहा था। चिंतामणि बीजेपी में आ गए। जनवरी 2024 में जब एफआईआर दर्ज हुई तो राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने नाम तक इनका नहीं डाला, जबकि ईडी ने इन पर किकबैक लेने का आरोप लगाया था। अब बीजेपी से सरगुजा लोकसभा का टिकट इन्हें मिल गया है। ये दूसरे नवीन जिंदल हैं। एक उदाहरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो ईडी की जांच का सामना कर रहे कितने ही नेता बीजेपी में आ गए। अजीत पवार सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो बीजेपी शिवसेना शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अजीत पवार का नाम 70,000 करोड़ के घोटाले में लिया था। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला और अवैध खनन घोटाला। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एक चीनी मिल की संपत्ति जब्त हुई, जिसका संबंध अजीत पवार और उनकी पत्नी से बताया गया। लेकिन जब अप्रैल 2023 में ईडी ने चार्जशीट दायर की, तब उसमें अजीत पवार से जुड़ी कंपनी का नाम आता है, लेकिन अजीत पवार का नाम नहीं आता है। न ही बताया जाता है कि मामले का अंतिम लाभार्थी कौन है। इसके कुछ महीने बाद जुलाई 2023 में अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए। शिवसेना शिंदे और बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। वो चीनी मिल भी चल रही है, ऐसा बताया गया है।
आज भी यह देवेंद्र फडणवीस के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। मराठी अखबार का यह हिस्सा उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें अजीत पवार के दोषी पाए जाने का समाचार छपा था। आजकल अजीत पवार बीजेपी के साथ पाए जाते हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। ईडी का आरोप है कि शराब नीति के बदले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कथित रूप से 100 करोड़ लिए। इसका बड़ा हिस्सा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ। इसे लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें छपी हैं। फरवरी 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस में खबरें छपी हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर ने कथित रूप से 100 करोड़ लिए और उसका कुछ हिस्सा 2022 के गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उस समय कई अखबारों में यही छपा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में वॉलंटियर को देने के लिए 70 लाख रुपए खर्च किए। ये 70 लाख उसी 100 करोड़ की रिश्वत का हिस्सा था। यह पैसा साउथ ग्रुप ने दिया जिसमें बीआरएस की के कविता, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद मागुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी शामिल थे। पी शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं और गवाह बनने के बाद अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया है, बीजेपी ने ले लिया है। क्या आपको अब भी नहीं दिख रहा कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मागुंता रेड्डी का बेटा इस मामले में जेल गया था? वो अब सरकारी गवाह बन गया है और ये सांसद जी अपनी पार्टी छोड़कर टीडीपी में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है। ईडी का छापा पड़ा है तो सीधे बीजेपी में या बीजेपी के सहयोगी दल में चले जाइए, बच जाइएगा। जेल से बचने का सबसे सुरक्षित रास्ता, मतलब आपको और किस तरह का प्रमाण दिया जाए? क्या इस तरह से चुनावी राजनीति की गोटियां सेट की जा रही हैं और 400 पार का दावा किया जा रहा है? हमारा फोकस इस बात पर है कि फरवरी 2023 में खबरें छप रही थीं कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 लाख रुपए अपने वॉलंटियर को दिए। यह पैसा शराब नीति के बदले ली गई रिश्वत से आया था। अब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। उसके आसपास की छपी खबरों को देखिए। इसमें 70 लाख गायब हो जाता है। अब इसकी जगह 45 करोड़ छपने लगा है। ईडी ने दावा किया है कि हवाला रूट से गोवा चुनाव का पैसा आया और खर्च किया गया। अब आते हैं चुनाव आयोग के आंकड़ों पर। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि गोवा के चुनाव में सबसे अधिक पैसा तृणमूल कांग्रेस ने खर्च किया, 47 करोड़। उसके बाद बीजेपी 17 करोड़ खर्च करती है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर 12 करोड़ रुपए खर्च करती है। आम आदमी पार्टी ने करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए। इन चारों में सबसे कम खर्च करती है आम आदमी पार्टी। उस पर हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगा दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ने हाल ही में कहा है कि पार्टी ने गोवा में चुनाव अपने दम पर लड़ा। आपके 39 उम्मीदवारों में से मात्र 2 ही जीत सके थे। जब भी चुनाव होते हैं एयरपोर्ट से लेकर सारे रास्तों की नाकेबंदी कर दी जाती है। चप्पे चप्पे पर तलाशियां होती हैं। राजस्व विभाग के अफसर भी उतार दिए जाते हैं ताकि कहीं से भी पैसा किसी भी रास्ते से चुनाव में ना आए। ईडी कहती है कि 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हवाला के जरिए किया। क्या यह चुनाव आयोग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल नहीं है? आखिर एक पार्टी इतना पैसा हवाला के जरिए किस तरह से वहां ला सकती है और खर्च कर सकती है? चुनाव आयोग वहां क्या कर रहा था? चुनाव आयोग ने तो यही कहा है कि गोवा चुनाव के दौरान कुल करीब 13.25 करोड़ की जब्ती हुई, जिसमें कैश भी है, शराब भी है, नशीले पदार्थ भी हैं और फ्रीबीज भी हैं। कुल 13 करोड़। क्या चुनाव आयोग ने कभी कहा कि इन 13 करोड़ में से किसी भी प्रकार का पैसा हवाला के जरिए आया है? क्या चुनाव आयोग को जानकारी थी कि उस चुनाव में हवाला के जरिए पैसा घूम रहा था, या चुनाव के बहुत बाद ईडी को पता चलता है? क्या चुनाव आयोग ने कभी किसी स्तर पर शिकायत की हो कि यह पैसा हवाला का था? 16 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर, तब पत्रकारों ने भी पूछा था कि केवल यही बताया जाता है कि पैसा जब्त होता है, मगर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है कभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताया जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बार भी नहीं कहा कि हवाला का रैकेट होता है, इसलिए पता करने में ज्यादा समय लग जाता है। Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. I would like to ask कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। हम सभी जानते हैं कि चुनावी चंदे के बॉन्ड और ट्रस्ट से किस पार्टी को 12,930 करोड़ का चंदा मिला है, बीजेपी को मिला है। कौन सी पार्टी चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, बीजेपी करती है। क्या ईडी को कभी भी हवाला का संदेह नहीं होता? क्या यह बात किसी को समझ आती है कि जिस नवीन जिंदल के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती हो, वही नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा का टिकट कैसे पा जाते हैं? साफ दिख रहा है कि ईडी का दुरुपयोग सारी सीमाओं को पार करता जा रहा है। इसके छापे से 3 बातें नजर आने लगी हैं। हम सब ने देखा कि छापे के बाद कंपनियों ने कई 100 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया। फिर चार्जशीट या छापे के बाद कई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर और तोड़कर बीजेपी में आ गए। तीसरी बात यह नजर आती है कि जो भी इन दोनों काम से मना करता है, केजरीवाल की तरह जेल में डाल दिया जाता है। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। नवीन जिंदल बीजेपी में आ जाते हैं। उनका आना बता रहा है कि ईडी से डरने की जरूरत नहीं है, बस ईडी के छापे के बाद तुरंत बीजेपी में आ जाने की जरूरत है। इसमें देर होगी तो जेल हो जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।